So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करंट का LCR सर्किट, जो नीट जेई बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो बच्चों आपने देखा है कि सीरीज अपन ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़े हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सीरीज LCR सर्किट। जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में जुड़े हो बच्चों किसी भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, तो वो सर्किट होता है बच्चों सीरीज LCR सर्किट। ओके, अब यहां पर जो आई एक्सटर्नल है बच्चों, जो आई एक्सटर्नल करंट है वो किसके इक्वल है? आई नॉट साइन ओमेगा टी के। ओके, इसके एंड्स पे जो वोल्टेज है वो VL है, इसके ऊपर VC है और इसके ऊपर VR है। ओके, और यहां पर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है बच्चों? स्मॉल f है। अब आप जब VR लिखोगे बच्चों, वो किस तरह से लिखोगे? इसका पीक वोल्टेज कितना? V नोट R साइन ओमेगा टी। अब ये क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, तो ये साइन ओमेगा टी है तो ये भी साइन ओमेगा टी रहेगा। लेकिन आप जब अगर VL लिखोगे तो आपको पता है वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 लीडिंग होता है, तो ये लिखोगे आप V नोट L साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये आप लिखोगे ओमेगा टी प्लस π/2। अगर आप VC लिखोगे तो वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 लैगिंग होता है, मतलब पीछे होता है। तो आप क्या लिखोगे? V नोट C साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमने पहले भी इक्वेशन पढ़ रखी है पिछले लेक्चर्स में। तो VR, VL और VC तीनों क्या आ गए बच्चों? आपके पास वोल्टेज आ गए। अब आप इसको अगर फेजर डायग्राम में शो करोगे तो वो किस तरह से होगा बच्चों? तो ये तो आपको पता है कि जब आप फेजर डायग्राम बनाते हो तो आई नोट और V नोट R वो तो होंगे बच्चों सेम फेज में। तो ये हो गया आई नोट और ये हो गया V नोट R। अब आप जब V नोट L लिखोगे तो वो इससे π/2 आगे होगा बच्चों, तो ये होगा यहाँ पे। और जब आप V नोट C लिखोगे तो वो इससे π/2 पीछे होता है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे। ओके, या आप इसको अगर रेजिस्टेंस में शो करना चाहो तो किस तरह से शो करोगे? तो ये V नोट R की जगह यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस कैपिटल R, यहाँ पे VL की जगह आ जाएगा XL और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों XC। तो ये जस्ट इसका ट्रांसफॉर्मेशन है ओनली, और कुछ नहीं। तो अगर आप वोल्टेज के फॉर्म में अगर फेजर डायग्राम शो करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, और रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों। तो केस नंबर 1 क्या आता है? केस नंबर 1 आता है जब V नोट L और इज ग्रेटर देन V नोट C हो। ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? जो सर्किट होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा? सीरीज LR सर्किट की तरह बिहेवियर किस तरह से होगा? सीरीज LR सर्किट की तरह। जब आप मेन वोल्टेज लिखोगे V नोट, वो किसके इक्वल आएगा? रूट V नोट R का स्क्वायर। ओके, अब V नोट L जो है वो V नोट C से बड़ा है, तो अब V नोट L माइनस V नोट C का होल स्क्वायर और इसका रूट कर दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा? पीक वोल्टेज आ जाएगा मेन वोल्टेज का। फिर आप लिखोगे अगर Z किसके इक्वल आएगा बच्चों? रूट ऑफ R स्क्वायर। अब V नोट L V नोट C से ज़्यादा है तो XL जो होगा वो XC से ज़्यादा होगा, तो आप क्या लिखोगे? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? लीडिंग होगा, बिकॉज L ज़्यादा है C से, और L में तो वोल्टेज आगे होता है करंट से। अब आप जब tan फाई निकालोगे यहाँ पे, या जनरली आप फाई निकालोगे, तो वो क्या आएगा? tan इनवर्स। फिर क्या लिखोगे? V नोट L माइनस V नोट C डिवाइडेड बाय V नोट R।
ओके, या आप इसको लिख सकते हो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 10 इनवर्स। ओके, पावर फैक्टर जब आप लिखोगे इसके लिए, पावर फैक्टर कॉस फाई, ओके, इस कॉस फाई को आप क्या बोलते हो बच्चों, पावर फैक्टर बोलते हो। वो किसके इक्वल आएगा, R बाई जेड के। R की वैल्यू आपको पता ही है और Z की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे, तो कॉस फाई इजीली आ जाएगा। दूसरा केस आता है बच्चों, जब वी नोट सी जो है वो वी नोट एल से बड़ा है, मतलब वी नोट सी इज ग्रेटर देन वी नोट एल। इस पोजीशन में क्या होगा बच्चों, जो सर्किट होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, सीरीज आरसी सर्किट की तरह। ओके, इस सिचुएशन में जो मेन वोल्टेज आएगा वी नोट, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी माइनस वी नोट एल का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर आप यहाँ पे z निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पे xc जो होगा वो xl से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा, बस xl और xc में चेंज हो रहा है, xc माइनस xl का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप, अब जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लैगिंग होगा। लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि आरसी सर्किट है और सी वाले सर्किट में वोल्टेज हमेशा पीछे रहता है बच्चों। अब यहाँ पे जब आप फाई निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स वी नोट सी माइनस वी नोट एल डिवाइडेड बाय वी नोट आर, या इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ओके, अब आप जब यहाँ पे कॉस फाई निकालोगे, फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, आर बाई जेड। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जेड यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, अब केस थर्ड आता है बच्चों, जब दोनों इक्वल हों। ओके, जिसको आप रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हो। तो केस थर्ड क्या है बच्चों, जब वी नोट एल और वी नोट सी इक्वल हो जाए बच्चों। ओके, इसका मतलब जो मेन फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आई नोट, ओके, ये वी नोट आर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वी नोट एल और वी नोट सी इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेन क्या बचेगा बच्चों, केवल यही वाला बचेगा। ओके, तो सर्किट जो होगा वो किस तरह बिहेव करता है, ये मेन क्वेश्चन है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। यहाँ पे जो मेन वोल्टेज आएगा वी नोट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी नोट आर के, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, और फेज डिफरेंस फाई कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा इस सिचुएशन में। पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई, वो आ जाएगा मैक्सिमम। ओके, वो कितना आएगा बच्चों, वन आएगा, और वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जेड जो होता है वो क्या आएगा बच्चों, मिनिमम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, आर के। ओके, आई जो होगी बच्चों वो मैक्सिमम होती है इस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में आई जो होती है वो होती है वी बाई जेड। जेड जो है वो आर के इक्वल है, तो आई हो जाएगी वी बाई आर के, जो क्या होगी बच्चों, करंट मैक्सिमम होती है, और जेड जो होता है वो मिनिमम होता है। ओके, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या क्या इक्वल होते हैं, पहले तो वो देख लो आप, कि एक्सएल जो होता है वो एक्ससी के इक्वल होता है। ओके, ये चार्ट याद रखना बच्चों, ये बहुत काम आता है। एक्सएल जो होता है वो एक्ससी के इक्वल होता है, या मैं बोलूँ वी नोट एल जो होगा वो वी नोट सी के इक्वल होता है। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं आई नोट इंटू एक्सएल जो होगा वो आई नोट इंटू एक्ससी के इक्वल होगा, तभी तो आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट होके एक्सएल और एक्ससी इक्वल आते हैं। ओके, एक्सएल को आप लिख सकते हो ओमेगा एल, और इसको लिख सकते हो वन अपॉन ओमेगा सी, बट ये किस पर है, आर। आर बोले तो रेजोनेंस, तो ओमेगा आर जब यहाँ से निकालोगे आप बच्चों, तो वो कितना आएगा, ओमेगा आर आ जाएगा वन अपॉन रूट एल सी। ओके, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी रेडियन पर सेकंड में, कौन सी सिचुएशन में, रेजोनेंस की सिचुएशन में। अब आप यहाँ से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ओमेगा आर को आप लिख सकते हो टू पाई एफ आर विच इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी, तो एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। ओके, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में ये चीज़ें
होती है बच्चों। अब आता है जेड का फ्रीक्वेंसी के साथ चेंजेस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जेड वर्सेस एफ, जेड वर्सेस एफ। ओके, फर्स्ट सिचुएशन जब फ्रीक्वेंसी जो हो बच्चों वो जीरो हो। ओके, सेकंड सिचुएशन आती है कि फ्रीक्वेंसी जीरो से तो ग्रेटर देन हो लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या हो, कम हो। और थर्ड सिचुएशन आती है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। फोर्थ सिचुएशन आती है कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो लेकिन इनफाइनाइट से कम हो। और फिफ्थ सिचुएशन आती है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो बच्चों, इन्फिनिटी हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट जेई में आया हुआ सवाल है बच्चों मेंस में, इन पांचों सिचुएशन में से। तो एक एक सिचुएशन की बात करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी बच्चों तो रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्सएल जो होगा बच्चों वो होता है 2πfl, 2πfl। अब अगर ये जीरो हो गया तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सी कितना होता है बच्चों, एक्सी होता है 1/2πfc। अब अगर ये जीरो हो गया, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, और जेड जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के। और इन्फिनिटी के कौन इक्वल है, एक्सी। तो ये भी कितना आ जाएगा, जेड और एक्सी इक्वल होंगे और वो किसके इक्वल होंगे, इन्फिनिटी के। ठीक है, अब जब फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से तो कम हो लेकिन जीरो से ज़्यादा हो तो आर तो फिर भी आर ही रहेगा, बिकॉज आर पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो एक्सएल जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। और एक्सी जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इट मीन्स इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक्स एक्स सी जो है बच्चों वो एक्सएल से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये इस तरह से बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा आरसी सर्किट की तरह। ओके, ये बिहेव करेगा आरसी सर्किट की तरह। अब जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए तो ये आर तो फिर भी आर ही रहेगा, लेकिन एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। सर्किट जो होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। चौथा, जब फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए बच्चों तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक्सएल जो होगा वो एक्सी से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस उतना का उतना ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, सीरीज एलआर सर्किट की तरह। ओके, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाएगी तो आर तो अब भी आर ही रहेगा, कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्सएल जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक्सी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी का किसी में भी डिवाइड करोगे जीरो आएगा। तो जेड जो होगा बच्चों वो भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो किसके इक्वल आएगा, एक्सएल के। तो ये जो सर्किट होगा ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब प्योरली एल सर्किट की तरह काम करेगा। तो इस चार्ट को जितना हो सके बच्चों उतना दिमाग में रखना है इसको। ओके, अब बच्चों ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ मैंने पहले भी पढ़ा रखे हैं, वापस देख लेते हैं एक बार कि ग्राफ कैसे आते हैं जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी के। तो आपको बता रखा है बच्चों, अगर जेड और फ्रीक्वेंसी में आप ग्राफ खींचोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये जेड और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आर पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों, तो आर के लिए ग्राफ तो कुछ इस तरह से आता है। ओके, एल के लिए आपको पता है ग्राफ इस तरह से आता है, और सी के लिए आपको पता है ग्राफ इस तरह से आता है। लेकिन यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आती है जिसपे एक्स अगर एक्सी बराबर हो जाते हैं उसको आप बोलते हो एफ आर, या हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, ये एफ आर आपको पढ़ा रखा है बच्चों। अब आपको पता है इस कंडीशन में जेड जो होता है मिनिमम होता है, और वो किसके इक्वल होता है बच्चों, आर के इक्वल होता है। और इस सिचुएशन में जो करंट आती है बच्चों वो मैक्सिमम आती है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है बच्चों। ओके, तो एफ आर एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे करंट क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम हो जाती है। ओके, तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है, आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जहाँ पे ये आई नोट होगी यहाँ पे करंट क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। ओके, तो जनरल नॉलेज की बात करते हैं बच्चों एक। तो जनरल नॉलेज क्या है कि जब रेजिस्टेंस आर हो, ओके, कि सवाल कैसे सोल्व करें, एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जिसे आर हो, ओके, और रिएक्टेंस जो हो मतलब एक्स, वो एक्सएल भी हो सकता है और एक्सी भी किया हो सकता है क्वेश्चन में। जो एक्सएल किसके इक्वल होता है, वो होता है ओमेगा एल के, और ये होता है 1/ओमेगा सी के।
जो एक्चुअली में z दोनों मिलके z बनाते हैं बच्चों, मतलब ये कुछ इस तरह से होंगे, ये r होगा, ये xc होगा और ये xl होगा। ओके, या आप इसको फेजर डायग्राम में शो करोगे तो ये किस तरह होगा, ये VR होगा, ये VC होगा और ये VL होगा। ओके, और अगर आप tan फाई निकालोगे, tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स V बाई आर, फाई निकालोगे वो कितना आएगा, tan इनवर्स V बाई आर के इक्वल आएगा। कोस फाई जो निकालोगे बच्चों कितना आएगा, R बाई जेड आएगा, विच इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये पढ़ा है हमने अभी तक, और कुछ नहीं पढ़ा बच्चों। ये जनरल नॉलेज की बात हो गई, आपको दिमाग में रखनी है इसको। ओके, तो कल हम बात करेंगे बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो स्टे ट्यून रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।